एक भी दलित संगठन, एक भी दलित नेता और एक भी दलित नेतृत्व की पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ समझौते में क्यों? क्या इन्हें दलित नेतृत्वकारी बर्दाश्त नहीं है? इनको मनुवाद पर बोलना पसंद है लेकिन मायावती नहीं पसंद है, चंद्रशेखर रावण नहीं पसंद है? क्या अपने आप में यह राजनीति में नए ढंग का मनुवाद नहीं है कि जो समाज के लड़ने वाले लोग हैं, जो उन मूल्यों को लेकर चलते हैं, उनको दरकिनार कर दो और जो हमारे साथ आए, जो हमारे में कुआप हो जाए, जो हमारे नीचे आए, हम उसको अपना दलित नेता बनाए। भाजपा की बी टीम सिर्फ विश्लेषकों और पत्रकारों और चाटुकारों को बैठा के नहीं होती। बी टीम जमीन पर दिखाई देती है जब आप समाज के सबसे निचले तबके के लड़ने वाले नेतृत्वकारी नेताओं को किनारे करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं देते हैं और उन्हीं के नाम पर आप सोचते हैं कि बहुजन हिताय की हम बात कर लेंगे, उन्हीं के नाम पर आप सोचते हैं कि संविधान बचा लेंगे और उन्हीं के नाम पर सोचते हैं कि आप देश का 90% का समाज बना लेंगे और उनके जो नेता पैदा होंगे उनको कूड़े में डाल देंगे, उनको साथ देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर आज हमारी बातचीत इस मसले पर है कि इंडिया गठबंधन के साथ कोई दलित नेतृत्वकारी क्यों नहीं गया। इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, उस किसी एक दल का नेतृत्वकारी नेता दलित समाज का नहीं है। दलित समाज के नेतृत्वकारी जितने भी दल हैं, या फिर वह स्वतंत्र ढंग से अकेले चुनाव लड़ रहे हैं या तो वह एनडीए के साथ है। सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है, वह क्या दलित राजनीतिज्ञों और उनके नेतृत्वकारी तबकों के साथ तालमेल बिठा पाने में अक्षम है? ऐसे में सवाल यह है कि बहुजन राजनीति की बात करने वालों का फिर आखिरकार राजनीतिक फलसफा क्या है? क्या वजह है कि अगर हम महाराष्ट्र से देखें और बिहार तक जाएं तो प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, चिराग पासवान और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण और बहन मायावती, किसी के साथ इंडिया गठबंधन का तालमेल नहीं बना। ये वही इंडिया गठबंधन है जिसके सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी रातों दिन अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, मनुवाद की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि सदियों के प्रताड़नाओं के बाद कुछ दशकों से जो दलित राजनीतिज्ञ और दलित नेतृत्व उभरा है, खासकर बसपा, खासकर चिराग पासवान की एलजेपी और रामदास अठावले की आरसीपी या प्रकाश अंबेडकर या आजाद समाज पार्टी, इन सबके साथ इंडिया गठबंधन का आखिरकार कोई तालमेल क्यों नहीं बन पाता? क्या इस पर आपने कभी विश्लेषण, कोई विमर्श सुना है? कभी कोई बात हुई है? क्यों नहीं होती इस पर बात? ये हजारों की संख्या में जो यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, कभी इस मुद्दे पर कभी बात क्यों नहीं करते कि एक भी दलित संगठन, एक भी दलित नेता और एक भी दलित नेतृत्व की पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ समझौते में क्यों नहीं है? क्या मनुवाद की बात करने वाले लोग, बहुजन का नारा देने वाले लोग, आरक्षण पर बहस करने वाले लोग, क्या ये पार्टियां इनके लिए बेकार हो गई हैं? क्या ये पार्टियां राजनीतिक उनके लिए अस्तित्व में नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई विपक्ष 20% जनता का नेतृत्व करने वाली इन पार्टियों को दरकिनार कर कोई विपक्ष कारगर साबित हो सकता है? सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन्हीं दलों के जो पेड पत्रकार हैं, उनसे भी अगर आप पूछ लें तो सिर्फ बहन मायावती की पार्टी बसपा को अगर इंडिया गठबंधन अपने साथ ला पाता तो कम से कम 15 सीट जीतने का दावा किया जा सकता था। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन बसपा नहीं है तो आप एक सीट पर भी दावेदारी नहीं कर सकते और हालत यह है कि विपक्ष के नेता
मंच पर भले ना बोलें और औपचारिक तौर पर भले ना बोलें, लेकिन ऑफलाइन आपको हजारों नेता मिल जाएंगे जो कहेंगे कि बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन किन सीटों पर जीतेगा उत्तर प्रदेश में, इसका कुछ अता पता नहीं। तो इतने सारे नुकसान, इतने सारे मुश्किलात झेल कर भी इंडिया गठबंधन ने बसपा या दूसरे दलित नेतृत्वकारी नेताओं को आखिर दलों में क्यों नहीं शामिल किया? क्या इन्हें दलित नेतृत्वकारी बर्दाश्त नहीं है? इनको मनुवाद पर बोलना पसंद है, लेकिन मायावती नहीं पसंद है, चंद्रशेखर रावण नहीं पसंद है। भाई, बहन मायावती नहीं गई खुद अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन में, लेकिन क्या उनसे कोई बातचीत करने के लिए कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे आए? कोई एक व्यक्ति बता दे इस बात को। कोई औपचारिक, कोई मीटिंग, कोई डिनर, कोई लंच हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इनको शामिल नहीं करना है, सिर्फ दिखावा करना है कि हम एनडीए से अलग हैं। लेकिन असल में इंडिया एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दलित नेतृत्वकारी राजनीतिज्ञों के लिए एक ही रवैया रखता है। और चूंकि चिराग पासवान हो या दूसरे आरसीपी के जो नेता हैं रामदास अठावले, वह एनडीए के साथ है, यानी एनडीए फिर भी दलित नेतृत्वकारियों को अपने साथ जोड़ने में फ्लेक्सिबल दिखाई दे रही है, बजाय कि इधर। आखिर यह इस तरह का जो दुराव है, जो निष्कासन है, जो अछूत रखने की प्रवृत्ति है, वो कहां से आती है? और फिर कैसे कहा जा सकता है कि यह संविधान बचाएंगे? जो लोग संविधान बचाने वाले मूल्यों के सबसे बड़े नेता हैं, जिनका समाज उस संविधान बचाने वाले सबसे बड़े नेता के समाज से आता है, उनका नेतृत्व देने वाले अब आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि बहन मायावती हो, चिराग पासवान हो, चंद्रशेखर रावण और प्रकाश अंबेडकर तो बकायदा आपसे बातचीत करने गए, लेकिन चंद्रशेखर रावण को एक नगीना की सीट आज तक इंडिया गठबंधन साफ साफ नहीं दे पाई, और अब चंद्रशेखर रावण अकेले लड़ने की स्थिति में। तो क्या ठीक माना जाए? क्या अपने आप में यह राजनीति में नए ढंग का मनुवाद नहीं है कि जो समाज के लड़ने वाले लोग हैं, जो उन मूल्यों को लेकर चलते हैं, उनको दरकिनार कर दो, और जो हमारे साथ आए, जो हमारे में कोऑप्ट हो जाए, जो हमारे नीचे आए, हम उसको अपना दलित नेता बनाएंगे? यानी इन्हें बाबू जगजीवन राम की जो परंपरा है वो पसंद है, लेकिन बाबू कांसी राम की जो परंपरा है वह नापसंद है। अलग से ताकतवर ऋण के साथ खड़ा होने वाला दलित नेतृत्व इंडिया गठबंधन को नहीं पसंद है। उन्हें पसंद क्या है? जो बार बार बहन मायावती को दौलत की बेटी कहने वाले शिवपाल सिंह यादव पसंद है, लेकिन उन्हें एक सीट का नहीं पता है। सपा कहां से सीटें लाएंगे ये नहीं पता है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव से भी आप अलग से पूछ लीजिए तो वो कह देंगे कि अगर मायावती हमारे साथ होती तो 15 से 20 सीटें हम जीत जाते। तो आखिरकार जब लोकतंत्र में सीट ही सबसे बड़ी ताकत है, 400 पार अगर बीजेपी करती है, तो इसके कारण में बहन मायावती या दलित नेतृत्वकारी होंगे या इंडिया गठबंधन का मनुवादी जातिवादी रवैया होगा, या फिर उन्हें एक स्वतंत्र और निर्भीक और ऋण वाला दलित नेतृत्व पसंद होना नहीं होगा। ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बात कहीं और आपको मिलेगी ही नहीं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में एक भी दलित नेतृत्वकारी नेता क्यों नहीं है। क्या ये सभी दौलत की बेटी हो गए, सभी भ्रष्ट हो गए हैं, सभी भाजपा की बी टीम हो गए हैं? यानी दलित समाज का नेतृत्व करने वाला हर आदमी भ्रष्ट हो गया है, और जितने पाक साफ ईमानदार हरिश्चंद्र की पुरातन औलादे हैं वो सब इंडिया गठबंधन में बैठी हुई। ये प्रश्न बना है और बना रहेगा, और इसका परिणाम राहुल गांधी, सोनिया गांधी और देश के वो सारे लोग जो विपक्ष की साथ खड़े हैं, वह चुनाव बाद इन परिणामों को देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से इन दलित नेतृत्वकारियों को नकारने, हाशिए पर डालने या इनके साथ नहीं जाने का सही मायने में नुकसान क्या होता है। जो संविधान बचाने के साथ है, जिनका मंत्र ही संविधान है,
उन पार्टियों को अगर आप अलग कर देते हैं तो इससे संदेह पैदा होता है कि असल में बी टीम कौन है भाजपा। भाजपा की बी टीम सिर्फ विश्लेषकों और पत्रकारों और चाटुकारों को बैठा के नहीं होता है। बी टीम जमीन पर दिखाई देती है जब आप समाज के सबसे निचले तबके के लड़ने वाले नेतृत्वकारी नेताओं को किनारे करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं देते हैं और उन्हीं के नाम पर आप सोचते हैं कि बहुजन हिताय की हम बात कर लेंगे, उन्हीं के नाम पर आप सोचते हैं कि संविधान बचा लेंगे और उन्हीं के नाम पर सोचते हैं कि आप देश का 90% का समाज बना लेंगे और उनके जो नेता पैदा होंगे उनको कूड़े में डाल देंगे, उनको साथ नहीं लेंगे। यह प्रश्न बहुत बड़ा है। जो लोग भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं इस प्रश्न को सोचना चाहिए और जो 2024 के मई में रिजल्ट आएगा उसके लिए सबसे बड़ी अगर कोई जिम्मेदारी होगी तो यह होगी, और खासकर उत्तर प्रदेश में जो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, जिसकी उम्मीद आपको होने लगी है अभी से, उसमें आप जितनी भी बहन मायावती के खिलाफ दुष्प्रचार करें, बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार करें, ममता मायावती को जो कहें वो कहें, लेकिन उसका सच सामने होगा और उसकी सिर्फ वजह यह है कि दलितों के स्वतंत्र राजनीतिज्ञों को, दलितों के ऋण वाले नेताओं को, दलित मसलों पर अपने ढंग से सोचने वाले नेताओं को हाशिए पर डलवाना है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों की जो अपनी राजनीतिक परंपरा रही है उसके अनुसार इनको कोऑप्ट करना है और अगर उसमें ये शामिल ना हो जाए तो उनको बीजेपी की बी टीम बोलकर बदनाम करना है। इन सारी साजिशों के पीछे ही ये कारण है, लेकिन इसका परिणामों में आप असर 2024 में मई में देखेंगे और आंख खोलकर इंडिया गठबंधन के वो सारे नेता देखेंगे और उनके विश्लेषक बैठकर बताएंगे कि हम जीत भले न पाए हैं और उसकी ये वजह हैं, लेकिन आज क्यों नहीं शामिल करा पा रहे हैं इस पर कोई बात नहीं कर रहे। यही असल में जातिवाद है जो आपको साफ तौर पर भारत की राजनीति में दिखाई दे रहा है।